हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। यस एवरीवन, इज माय ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे देंगे सारे बच्चे। यस एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का वेदांतु नाइन्थ चैनल पे। आज हमारा आई होप आई थिंक फर्स्ट है, राइट, फर्स्ट लाइव सेशन विथ यू ऑल। मे भी बहुत सारे ज्वाइन किए हैं, तो जल्दी से पहले तो मुझे थम्स अप दिखा दीजिए, या तो फायर इमोजीज के साथ स्वागत करेंगे मेरा। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, आई वांट द जोश। मुझे तो पहले ये चाहिए कि 9th स्टैंडर्ड में किसके पास जोश है, कौन कौन एक्साइटेड है कि मैम मुझे तो 9th स्टैंडर्ड, अभी मैं 8th से 9th आ चुका हूँ, अब मुझे प्रॉपर एकदम पढ़ाई करना है, एकदम मजे से रहना है, जिससे आपका 10th स्टैंडर्ड भी एकदम क्लियर हो जाए। फटाफट से मुझे पहले तो ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन दे देंगे सारे बच्चे। क्लियर है सब? यस, चलिए। आपका 10th स्टैंडर्ड, ओके। चलिए, फर्स्ट, सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहली बार मेरा लाइव सेशन या पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं, दिस इज मी, दिस इज माय नेम कृषि डागा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बट एक्सपीरियंस से ज्यादा देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि ठीक है, हम एक नई जर्नी शुरुआत करने वाले हैं। तो कौन पढ़ा रहा है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। सो आई हैव बीन टीचिंग नीट स्टूडेंट्स, आई हैव बीन टीचिंग सीबीएसई स्टूडेंट्स, सीयूईटी स्टूडेंट्स। तो हमें एकदम अच्छे से पता है कि कौन सा क्वेश्चन या कौन से पैराग्राफ से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप खाली बेटा बेफिक्र होके, बेफिक्र होके ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप मेरे लेक्चर्स में आया करिए। आई आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको कभी भी, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड नहीं, 10th स्टैंडर्ड में भी आपको कभी भी कोई भी शिकायत नहीं आएगी मेरे तरफ से कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आया, या आपको कभी ये शिकायत नहीं आएगी कि आपको लगेगा कि मैम बोर हो रहा है, क्योंकि बोर तो होने दूंगी ही नहीं मैं, आपको इतना एंगेजिंग रखने वाली हो ना। चलिए शुरू करेंगे, शुरू करेंगे एवरीवन। पहले अभी तक मुझे फायर इमोजीज नहीं दिख रहे हैं चैट बॉक्स में, फायर इमोजीज चाहिए मुझे। ये स्टॉप करना है ना? यस, यही मुझे, यही चाहिए लास्ट तक, यही मोटिवेशन चाहिए। सिर्फ 9th स्टैंडर्ड नहीं, 10th स्टैंडर्ड में भी यही मोटिवेशन चाहिए कि मुझे टॉप करना है, मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं। अभी से एक होना चाहिए ड्रीम फिगर के इतने परसेंटेज तो चाहिए ही 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। ओके, तो फायर इमोजीज अब शुरू हो चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक मेरा वन शॉट सेशन नहीं देखे हैं, लेट मी टेल यू, लेट मी इन्फॉर्म यू कि लाइव सेक्शन में, अभी तो लाइव चल रहे हैं, बट अगर आप रिकॉर्डेड सेक्शन में या वीडियो सेक्शन में जाओगे ना इसी चैनल पे, तो आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर का वन शॉट लेक्चर मिल जाएगा। उसको 1.5x पे देखना है आज के आज ही, इस सेशन के बाद में, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा फटाफट से। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया उस सेशन में, और आपको वो देखना ही देखना है, आज ही देखना है, डिले नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लेट मी टेल यू कि इंटेक्स क्वेश्चन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन या इंडेक्स क्वेश्चन से नहीं आने वाला है, दैट आई अग्री, बट आपको उसी को तोड़ मड़ोड़ के, उसी को थोड़ा रिफ्रेम करके क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, दैट इज फिक्स, ठीक है। और इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन से ये भी आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस फ्रेमिंग क्वेश्चंस है, उस फ्रेमिंग से आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये सेल वाला टॉपिक, ये पर्टिकुलर जो डिस्कवरी वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, या वैक्यूल्स वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न समझना है। तो इंटेक्स क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक के बीच बीच के क्वेश्चन है, प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करने हैं, जो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आई वॉन्ट एवरी वन टू बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। मुझे कोई भी बच्चा ना शांत नहीं चाहिए इस सेशन में, ठीक है, वादा रहेगा ये। मैं अगर एनर्जेटिक हूं तो मुझे चाहिए कि सारे बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे।
एकदम सारे ही बच्चे मुझे आंसर्स देंगे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? यस, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? किसने डिस्कवर्ड किया था सेल को और कैसे किया था? बताइए सारे बच्चे, पहले तो मुझे साइंटिस्ट का नाम देंगे सारे बच्चे। किसने सबसे पहले सेल को देखा था? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, किसने देखा था सबसे पहले सेल को? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एवरीवन। सिया, विक्रम, सारे बच्चे आंसर देते हुए, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने देखा था सेल को। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था। आई होप सारे बच्चे, देखो दो प्री रिक्विजिट लगेंगे हमारे सेशन में। एक तो सारे बच्चे टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे सेशन में, कोई भी बच्चा एनसीईआरटी के बिना नहीं बैठने वाला। इस पूरे सफर में मुझे एनसीईआरटी खुला ही दिखना चाहिए। आप कोई भी बच्चे खाली वीडियो को नहीं देखेंगे, एनसीईआरटी आपके सामने होना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए जिसमें आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हो सेशन में ही। कोई भी बच्चा खाली सेशन को ऐसे नहीं देखने वाला, आप लोग लिखोगे, आप लोग नोट्स बनाओगे, मुझे मेरे सामने नोट्स बनते हुए दिखने चाहिए, ठीक है? कोई भी बच्चा ना ऐसे बैठने नहीं वाला सेशन में, मेहनत करनी है आपको। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था, राइट? रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट वन जिसने सेल्स को देखा था। अब एक बात बताओ, उसने सेल का नाम सेल क्यों रखा? क्योंकि वो लैंग्वेज में, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में जो बंद कमरे होते हैं ना, जेल के बंद कमरे या ऐसे ही बंद कमरे को बोला जाता है सेल। तो उसको माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, तो उसे लगा कि यार ये तो बंद कमरे जैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? बंद कमरे जैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसने बेटा नाम दे दिया सेल। इस तरीके से इसका नामकरण हो जाता है सेल। सेल यानी बंद कमरा। क्या कोई बता सकता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? सेल तो उसे मिला, पर सेल कौन से स्पेसिमेन में देखा? वाज इट एनिमल? क्या देखा था उसने? अनियन टिश्यू में देखा था? उसने कोई डॉग टिश्यू में देखा था? क्या देखा था? किस में देखा था? सारे बच्चे बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आ जाता है कॉर्क सेल। बहुत ही बढ़िया बेटा, कॉर्क सेल, बहुत ही बढ़िया। कॉर्क स्लाइज, बॉटल का जो ढक्कन होता है ना, वो डेड टिश्यू ऑफ द प्लांट से बना होता है, ठीक है? जो बार्क होता है उसे हम कहते हैं कॉर्क। तो कॉर्क से उसने ना कॉर्क को छोटा सा स्लाइस लिया था, माइक्रोस्कोप में डाला और देखा, तो उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखे उसको, एंड उसने नाम रख दिया सेल। और इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी करी थी। अच्छा, एक और देखो, एक ही क्वेश्चन में ना मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये तो हो गए रॉबर्ट हुक भाई साहब। क्या कोई बता सकता है कि एक और रॉबर्ट है हमारे इस चैप्टर में और उसका डिस्कवरी बताएंगे? जैसे कि रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था, वैसे एक और रॉबर्ट है, उसका सरनेम बताएंगे एंड उसका डिस्कवरी का नाम बताएंगे। उसने क्या डिस्कवरी किया था? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत ही एक्टिव है चैट बॉक्स में, और मुझे यही एनर्जी और यही जोश चाहिए एंड तक। सारे बच्चे बताएंगे। ये तो हो गया रॉबर्ट हुक। दूसरा एक और रॉबर्ट है, याद करो, उसका डिस्कवरी बताएंगे एवरीवन। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। सिया, चंचल, लर्निंग 2.0, बहुत ही बढ़िया। प्रशांत, बहुत ही बढ़िया। देखो, रॉबर्ट हुक याद रखना है, ये मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवरी किया था। एक और पर्सन है, उसका नाम भी रॉबर्ट है, पर रॉबर्ट ब्राउन है। उसका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के इंसान ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। क्या किया था उसने? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ये याद रहेगा। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस, रॉबर्ट हुक, सेल। ठीक है, ये सारे बच्चों ने लिख दिया अपने नोटबुक में। सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे मेरे साथ। इज दिस क्लियर? चलिए, मैं आप लोग के लिए प्रॉपर एक आंसर भी लिख कर आई हूं, जिससे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो तभी के तभी। तो आई विल गिव यू टाइम
जिससे आप प्रॉपरली अपने नोटबुक में भी लिख लो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, फटाफट से इस चीज को कॉपी कर लेंगे सारे बच्चे अपने नोटबुक में। देख रहे हो आप अपने सेशन में ही ना सारी चीजें याद करनी है। आपको मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि अलग से आप बैठो सेल्फ स्टडी करने के लिए, क्योंकि यही टाइम है जिसमें मैं आपको सेल्फ स्टडी करवाऊंगी। बस आपको मुझे फॉलो करना है। ठीक है, ये वादा रहेगा। आप लोग ये सारी चीजें लिखोगे अपने नोटबुक में। इंटेक्स क्वेश्चन भी मैं आपके तभी के तभी करवा दूंगी। सारे बच्चे लिखेंगे? यस। चलिए, हो जाए तो एक बार थम्स अप कर देना है चैट बॉक्स में। एक बार थम्स अप कर देना है चैट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चलेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मेरे सामने आपको लिखना है, आंसर लिखना है। स्क्रीनशॉट खाली मोबाइल में ही रह जाता है या लैपटॉप में रह जाता है। आपको मेहनत करनी होगी, मेरे सेशन में नहीं चलेगा ऐसा। चलिए, फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड में जाएंगे। Why is the cell called the structural and functional unit of life? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्या कोई बता सकता है? ये डायलॉग तो हम लोग बहुत मार लेते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, पर क्यों? सेल ऐसा क्या करता है? यस एवरीवन, अटेम्प्ट करो, फिर तो हम लोग अच्छी तरीके से उसका आंसर देखने वाले, समझने वाले। पर पहले मुझे आप लोग चाहिए कि आप लोग थोड़ा सोचेंगे और लिखेंगे चैट बॉक्स में। बताइए। यस, इट परफॉर्म्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में, और ये सारे आंसर्स करेक्ट है इन अ वे कि सारी ही चीजें मैम सेल से ही बनी है, और वो एक बेसिक यूनिट जैसा सर्व कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, दैट इज ट्रू। तीसरी चीज आई है चैट बॉक्स में कि ये बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहा है। ये भी सही है ना? ये भी सही है। और बताएंगे सारे बच्चे? सेशन को लाइक कर दिया? सभी ने सेशन को लाइक कर दिया? लाइक कर देंगे सारे बच्चे? चलिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आपको आते ही पहले अटेंडेंस लगा देनी है लाइक करके। इट परफॉर्म्स वेरियस लाइफ फंक्शन, बहुत ही बढ़िया। देखो, यहां पर आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। Cells form the structure of an entity. A group of cells form a tissue, further an organ, and ultimately an organ system. They perform fundamental functions and life processes such as respiration, digestion, excretion, etc. in both unicellular and multicellular. They perform all the activities independently. Hence, cells are referred to as structural and functional unit of life. पहले मैं ये पूरे अंग्रेजी पैराग्राफ को थोड़ा ब्रेक डाउन करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, फिर से हम लोग वो पैराग्राफ में जाएंगे। समझ रहे? ठीक है, समझते ये चीज को। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स क्या फॉर्म करते हैं। ये एकदम बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी के, एकदम बेसिक यूनिट मतलब सेल्स। अब ये जो सेल्स है, ये सेल्स कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया। ये ग्रुप ऑफ सेल्स खुद का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये सारे ग्रुप ऑफ सेल्स ने सोचा कि यार, तू भी यही काम कर रहा है, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम एक टीम बना लें। तो ये सारे सेल्स एक टीम में आ जाते हैं, और वो टीम का नाम हो जाता है टिश्यू। क्या हो जाता है? टिश्यू। तो जब सारे सेल्स एक साथ आकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही उनका मिशन है, एक ही गोल है, एक ही उद्देश्य है, तो उसे हम कहेंगे टिश्यू। अब ये सारे टिश्यूज ना एक साथ आते हैं और वो बोलते हैं कि यार, हम एक ऑर्गन भी तो बना सकते हैं, इसको और एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पर आगे जाके ना वो एक ऑर्गन बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने स्टमक बनाया।
तो ये एक ऑर्गन बन गया। फिर सारे ऑर्गन्स जो है, जैसे कि ये मैंने स्टमक बनाया, फिर वैसे इंटेस्टाइन भी है, वैसे पैनक्रियास भी है, वैसे लिवर भी है, इसोफेगस भी है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स है ना, वो लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं कि यार तू भी डाइजेशन कर रहा है क्या, मैं भी डाइजेशन कर रहा हूँ, मैं पेरिस्टालसिस कर रहा हूँ, मतलब मैं खाने को अंदर लेके आ रहा हूँ। लिवर तू क्या कर रहा है, तू भी यही कर रहा है, तू भी डाइजेशन में ही मदद कर रहा है। पैनक्रियास भी यही कर रहा है, इंटेस्टाइन भी यही कर रहा है। तो ये लोग ना, ये सब एक समिति बनाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि यार हम लोग अलग अलग टीम में क्यों है, फिर क्यों ना हम एक टीम बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये सारे ऑर्गन आगे जाके बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये तो हो गया एक सिस्टम। वैसे हमारे बॉडी में एक सिस्टम थोड़ी है, हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सिस्टम है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, राइट। तो ये सारे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो ये सारे सिस्टम जब एक साथ आते हैं तो क्या बनता है बेटा? एक साथ आएंगे तो फाइनली बनेगा एक ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा? एक ऑर्गेनिज्म। समझ रहे? फाइनली बन गया एक ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरी स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत ही छोटी चीज से हुई, दैट इज सेल। बहुत ही छोटी चीज से हुई, दैट इज सेल। अगर बेटा सेल नहीं होता तो कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं होती, राइट। ना टिश्यू बनता, ना ऑर्गन बनता, ना ऑर्गन सिस्टम बनता, ना ऑर्गेनिज्म बनता। तो ये पूरी स्टोरी की फाउंडेशन कौन है? फाउंडेशन अपना सेल है, राइट। ये पूरी स्टोरी का फाउंडेशन कौन है? अपना सेल है। एंड दैट इज व्हाई सेल्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल, बेटा स्ट्रक्चरल का समझते हैं मतलब। स्ट्रक्चरल यानी क्या? ऑर्गेनिज्म को एक फ्रेमवर्क देने का काम करता है, एंड इसलिए उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल। हम जो अभी एकदम प्रॉपर फ्रेमवर्क या प्रॉपर स्ट्रक्चर से खड़े हैं, वो कैसे खड़े हैं? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सिस्टम्स, राइट। और वो सिस्टम कैसे बना? ऑर्गन से बना। ऑर्गन कैसे बना? टिश्यू से बना। टिश्यू कैसे बना? सेल से बना। तो अगर सेल नहीं होते ना तो स्ट्रक्चर भी नहीं होता। हम ऐसे ही ऐसे पड़े रहते लिक्विड के जैसे, पानी के जैसे। पर हम पानी के जैसे नहीं है, हम प्रॉपर है। हम प्रॉपर खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सेल्स। and that is why cells are called as structural. दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं हम? फंक्शनल। फंक्शनल वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यार ये हमारे बॉडी को एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमें खाना खाना है तो खाने के लिए अलग फंक्शन वाले सेल्स रहेंगे, डाइजेशन करना है तो अलग सेल्स रहेंगे, एक्सक्रीशन करना है तो अलग सेल्स रहेंगे। मतलब आपको बॉडी में कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, सेल्स आर एवर रेडी, राइट। हमेशा रेडी रहते हैं कि मैडम या सर आप बताओ खाली, हम वो फंक्शन परफॉर्म करके देंगे। तो इसलिए बेटा हम कहते हैं सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इज दिस अंडरस्टूड? कैन आई गेट थम्स अप इन द चैट बॉक्स अगर सभी को समझ में आई चीजें? तो एक बार, हाँ, केमिस्ट्री में ये कहते हैं कि हर एक चीज मैटर से बनी है, ऑब्वियसली हर एक चीज मैटर से बनी है। अब आपको क्या लगता है सेल्स के अंदर मैटर नहीं है क्या? सेल के अंदर भी मैटर ही है ना। तो सेल अगर मैं बायोलॉजी के टर्म में बोलूं तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, पर अगर मैं ब्रह्मांड वाइज में बोलूं तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो हर एक चीज एटम से बनी है और हर एक चीज में मैटर है। ओके। बताइए बताइए, किसी को कुछ डाउट? थम्स अप दे देंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में। एवरीवन।
यस बच्चों, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाउ डू सब्सटेंसेस, ओके ये लिखना है आपको, ये लिखना है कि हो गया? ये लिखना है आपको कि आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, जो मैंने आपको समझाया वो ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, तो हम लोग आगे बढ़े। ओन वर्ड्स में लिख सकते हो? बताइए, शांत क्यों हो गए फिर से? एनर्जी एनर्जी एनर्जी, एनर्जी डाउन नहीं होना है, पूरे सेशन में एनर्जी हाई रखना है। बताइए बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब चीज अंदर बाहर कैसे होती है? सेल के अंदर चीजें जाती है, सेल के बाहर चीजें जाती है। ये कैसे हो पाता है, लेन देन कैसे हो पाता है? अब कोई भी चीज में अगर लेन देन हो रही है, इसका मतलब है कि देयर शुड बी सर्टेन काइंड ऑफ मेम्ब्रेन जो कि उसको अलाउ कर रहा है, राइट? कोई भी चीज को अलाउ करना भी हानिकारक है कि भाई अगर ऐसा बोले कि सब लोग आ जाओ, किसी को भी आना है आ जाओ सेल के अंदर, तो ये तो बहुत डेंजर हो जाएगा। पर अगर कोई सर्टेन लिमिट हो, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस का लिमिट हो, कि एक लिस्ट तैयार की जाए कि ग्लूकोज को ओके टिक आने देना है, कार्बन डाइऑक्साइड को आने देना है, ऑक्सीजन को आने देना है, तो अगर मेरे पास कोई सिलेक्टिव सब्सटेंसेस की लिस्ट हो तो थोड़ी चीजें आसान हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस, आप अग्री करते हो? तो यही चीज की बात हो रही है यहाँ पर। हाउ डू सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? कैसे हो पाता है? बताइए सारे बच्चे, कैसे हो पाता है? बताइए। ओके, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा करता है? डिफ्यूजन से मूव करता है। क्यों डिफ्यूजन से? क्योंकि ये एक गैस है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो वाटर है, वाटर एक लिक्विड है। वाटर क्या है? वाटर एक लिक्विड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट इज अ गैस। तो गैस कैसे करेगा मूव? वो ऑस्मोसिस से मूव नहीं कर सकता, उसे चाहिए रहेगा डिफ्यूजन। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वन शॉट में कि अगर आप परफ्यूम लगा रहे हो इस रूम में, आपको वो परफ्यूम की स्मेल वो रूम तक आएगी, क्योंकि गैस पार्टिकल्स एक कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव हो रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा डिफ्यूजन, राइट? तो जब भी गैस मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो आपको ये चीज समझनी है कि इट विल बी थ्रू डिफ्यूजन, मोस्टली इट विल बी थ्रू डिफ्यूजन। एंड अगर लिक्विड की लेन देन की बात हो रही है तो मोस्टली ये होगा थ्रू ऑस्मोसिस, मोस्टली ये होगा थ्रू ऑस्मोसिस। बस आ जाओ यहाँ पे फिर से। पहले पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होगा? थ्रू डिफ्यूजन। द सेल्यूलर वेस्ट एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल। हमेशा ऑस्मोसिस हो के डिफ्यूजन हो, हमेशा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही ट्रेवल करेगा। बेटा ये चीज नोट डाउन करके रखिए कि कोई भी चीज हो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगी। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम लॉजिक अप्लाइज, कि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन में वो ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है, हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल whereas the concentration of carbon dioxide in the external surroundings is comparatively lower. This difference in the concentration level inside and outside of the cell causes the carbon dioxide to diffuse from a region of higher to a lower. यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है कि हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल होगा, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। यहां तक बात हो गई अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे अबाउट
वाटर, अबाउट वाटर। वाटर क्या है? वाटर एक लिक्विड है। लिक्विड कैसे ट्रैवल होता है? थ्रू ऑस्मोसिस, राइट? तो यहाँ पे अभी ऑस्मोसिस की बात करेंगे। देखो, वाटर का जो ऑस्मोसिस है, तो उसको हम लोग या तो डिफ्यूजन बोल सकते हैं या तो ऑस्मोसिस बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड। इसमें मुझे कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि वाटर डिफ्यूजेस, इसका मतलब भी यही है कि वाटर का ऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि जब भी लिक्विड इन्वॉल्व है तो ऑटोमेटिकली वो ऑस्मोसिस बनी जाता है। तो वाटर डिफ्यूजेस बाय ऑस्मोसिस through the cell membrane, plasma membrane, right? It moves from a region of higher concentration to a lower concentration through a selectively permeable membrane. ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आंसर में आना ही चाहिए। अगर ये वर्ड नहीं आ रहा है तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आधा मार्क्स ही मिलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्यों? इसका रीजन मैं बताती हूँ। जब भी आप ऑस्मोसिस का डिस्क्रिप्शन करो, ऑस्मोसिस वर्ड आते ही आपको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लिख ही देना है, क्योंकि ऑस्मोसिस पॉसिबल ही नहीं है विदाउट अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ। डिफ्यूजन में ना यू डोंट नीड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, आपको कोई भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। बट ऑस्मोसिस में आपको मैंडेटरी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए ही चाहिए। तो जब भी आप ऑस्मोसिस का करो डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू राइट सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऑस्मोसिस बोल रही हूँ कि एक सोल्यूशन ए है और यहाँ पे सोल्यूशन बी है, दोनों साइड पानी है, बी रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। ना मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपको। ओके, बी रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे ना दो सोल्यूशंस बनाए हैं, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। आपको क्या लगता है कि ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा? द क्वेश्चन इज कि ऑस्मोसिस तो हो रहा है, बट विच डायरेक्शन? इज इट ऑप्शन ए टू बी, के इज इट ऑप्शन बी बी टू ए? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है कि ये ए टू बी जाएगा कि बी टू ए जाएगा। और इसका मैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने वाली हूँ। पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सोचिए और इसका आंसर दीजिए कि ऑस्मोसिस इस केस में हो रहा है, पर ऑस्मोसिस कौन से डायरेक्शन में होगा? विल इट फ्रॉम ए टू बी के बी टू ए? 10 सेकेंड है आपके पास। ए टू बी के बी टू ए, बताइए। यस, बी टू ए कि ए टू बी? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है, इट विल बी ए टू बी के बी टू ए? मुझे यहाँ पे बहुत सारे मिक्स सवाल, मिक्स वाले ऑप्शन सारे बच्चे बता रहे हैं। यस बच्चों,
आपको क्या लगता है कि कौन से जगह पे होगा? बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी, बी टू ए। सारे बच्चे बोल रहे हैं बी टू ए, सारे बच्चे श्योर हो बी टू ए? और आपको नहीं मिलते हैं 7 करोड़, क्योंकि आपका आंसर रॉन्ग है। आपका आंसर रॉन्ग है। द आंसर इज ए टू बी। बच्चों, आप इसमें गलती कैसे कर सकते हो? अच्छा, एक बच्चे ने बोला बी टू ए, तो सारे बच्चे ने बोला बी टू ए। यस, खुद का दिमाग नहीं लगाने का। चलिए, मैं इसका आंसर आपको समझाती हूँ थोड़ा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे बच्चे एकदम फोकस रहेंगे, कोई भी बच्चा एकदम इधर उधर का कोई बात नहीं करेगा, एकदम फोकस। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, तो आपको आगे अगर आप साइंस भी लेने वाले हो ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो एकदम खाली 2 मिनट फोकस रखिए, आपको एकदम क्लियर लगेगा, ठीक है? ओके, यस, चालू करूं? देखो, जब भी आपको ना ऐसे केस दिखे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो देखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है। कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे है कि कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे? आपको क्या लगता है कॉन्सेंट्रेटेड कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझते हो कि सबसे ज्यादा सल्यूट पार्टिकल्स कहाँ पे है? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने चाशनी बनाई, पानी लिया और उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली। दूसरा पानी लिया, उसमें मैंने 5 चम्मच चीनी डाली। तो कौन सा वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? 1 चम्मच वाला कि 5 चम्मच वाला? ऑब्वियसली 5 चम्मच वाला, राइट? क्योंकि उसमें मैंने 5 चम्मच चीनी डाली है, इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो यही देखना है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको ये देखना है कि ये दोनों में से कॉन्सेंट्रेटेड कौन है। ये कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है? ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है ना? अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया, पहले तो पहचानना है कि कौन कॉन्सेंट्रेटेड है। एक बार पहचान लिया कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, पता लगा लिया कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। जो भी कॉन्सेंट्रेटेड हो, उसका मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, मतलब डेंजर हो गया। जब भी किसी को भी गुस्सा आता है, हम लोग क्या बोलते हैं? भाई पानी पी ले, पानी पी ले, राइट? तो बस अभी इसको पानी पिलाना है हमें, क्योंकि बहुत गुस्से में आ गया है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। तो उसको क्या करेंगे? हम पानी पिलाएंगे। अभी पानी पिलाने के लिए ये क्या करेगा ना, ए का पानी इसमें ट्रांसफर करता जाएगा। तब तक करता जाएगा जब तक ये शांत ना हो जाए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो चीजें ट्रांसफर होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे, इट विल बी फ्रॉम ए टू बी। क्यों? क्योंकि बी इज कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आ रहा है? तो हमेशा यही चीज याद रखनी है कि जो भी चीज कॉन्सेंट्रेटेड होगी, उसमें पानी डाला जाएगा। अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है? इज दिस अंडरस्टूड? यस बच्चों, अंडरस्टूड है? थम्स अप दे देंगे अगर समझ में आ गया। ओके, ये भूल कभी भी नहीं करेंगे हम, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया विद इन मिनट्स। हमेशा यही देखना है, कॉन्सेंट्रेटेड जो है उसको पानी डाल देना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। दूसरा कुछ भी अंटे शंटे बात नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना है, माइंड को फ्रेश रखना है। दूसरा कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना, बस ये वाले कॉन्सेप्ट में बस इतना ही चीज याद रखना है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसमें मैं पानी डाल दूंगा, दैट्स इट। बस दैट्स इट। अब फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक और एग्जाम्पल से आपका टेस्ट करना चाहती हूँ। इसका आंसर देंगे, आई होप अभी सारे बच्चे आंसर करेक्ट देंगे, ठीक है? चैलेंज है मेरा ये। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ना पानी है, चीनी वाला पानी। कौन सा? चीनी वाला पानी है, एकदम 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 हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेटेड है ना, मैंने 100 स्पून ऑफ ये चीनी डाल दी उसमें। इतना शुगर सॉल्यूशन इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब वो शुगर सॉल्यूशन में मैंने किशमिश डाली। क्या डाला मैंने? किशमिश डाली।
किशमिश डाली मैंने। अभी आपको क्या लगता है, जो रेजिन है, रेजिन विल स्वेल कि रेजिन विल श्रिंक? क्या लगता है आपको? रेजिन विल श्रिंक के रेजिन विल स्वेल? चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 सेकेंड्स इन योर हैंड। फटाफट से मुझे बताएंगे। ऑप्शन ए है श्रिंक, ऑप्शन बी है स्वेल। आपको क्या लगता है, जो इतना ज्यादा चीनी वाला पानी है, वो पानी किशमिश के अंदर जाएगा कि किशमिश का पानी बाहर आ जाएगा? बताइए, श्रिंक के स्वेल? बताइए फटाफट फटाफट। गुड इवनिंग एवरीवन, आंसर देंगे? चलो, चैट्स रुकने नहीं चाहिए, ये तो अलाउड ही नहीं है, चैट्स रुकना इज नॉट अलाउड। फटाफट से सोचेंगे और आंसर देंगे। क्या होगा, रेजिन स्वेल होगा कि श्रिंक होगा? बताइए। मैंने क्या कहा कि इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में क्या होगा, वो किशमिश बेचारा श्रिंक हो जाएगा, राइट? यस, वेरी गुड। यहाँ पे सारे बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं, दैट इज ऑप्शन ए, इट विल श्रिंक। इसका आंसर कैसे आपको पता लगा? सेम लॉजिक से, कि जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसमें हम लोग पानी डाल देंगे, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो चीनी वाला पानी है, इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसको पानी कैसे डालेंगे? ये वाला जो किशमिश का पानी है वो बाहर आ जाएगा, और किशमिश का पानी अगर बाहर आ जाएगा तो किशमिश क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। तो यहाँ पे रेजिन विल श्रिंक। अगर यही रेजिन को नॉर्मल वाटर में डालो तो क्या होगा बेटा? अगर मैं यही रेजिन को अब मैं डालू नॉर्मल वाटर में तो क्या होगा? रेजिन विल श्रिंक के रेजिन विल स्वेल? सारे बच्चे बताएंगे इन द चैट बॉक्स। अगर मैंने एक और सिनेरियो लिया जहां पे मैंने नॉर्मल पानी डाला है, नॉर्मल पानी, और उसमें किशमिश डाली, तो स्वेल होगा कि श्रिंक होगा? सारे बच्चे, विच ऑप्शन? यस। चलो चलो, चैट्स रुकने नहीं चाहिए, फटाफट से आंसर देना है, एकदम माइंड पावरफुल रखना है, भगाना है, माइंड को हमें भगाना है। क्या लगता है? स्वेल होगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपना स्वेल। स्वेल क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वाटर है, राइट? नॉर्मल वाटर है तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड कौन हुआ बेटा? रेजिन हुआ ना कॉन्सेंट्रेटेड। तो रेजिन हुआ कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसको पानी दिया जाएगा, सारा पानी अंदर आएगा, जिससे रेजिन हो जाएगा स्वेल। अंडरस्टूड है, आई होप। अभी तो आपको एकदम पीएचडी हो गई है इस टॉपिक में, ऑस्मोसिस वाले टॉपिक में। बस इतना याद रखना है कि बीच में क्या होनी चाहिए? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, विच विल अलाउ ओनली सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू एंटर, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is the plasma membrane called as selectively permeable membrane? Just हमने डिस्कस किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी उसका दूसरा नाम क्या होता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। चलो चलो बोलो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछने वाली हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डैश, बताइए। Plasma membrane is called as dash. Everyone in the chat box. It is called as, बहुत ही बढ़िया, it is called as cell membrane. Plasma membrane is also called as cell membrane.
अब बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं? आप एक बात समझो, एक सिनेरियो ले लो मंदिर का, ठीक है, और एक सिनेरियो ले लो घर का। मंदिर में हम कभी भी रोक टोक नहीं रखते हैं, अब उसमें किसी का भी बंधन नहीं रहता है, कोई भी जात का, कोई भी धर्म का, या कोई भी ऑक्यूपेशन का, कोई भी इंसान जा सकता है मंदिर में। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली या कोई भी प्राणी भी जा सकता है मंदिर में। बट क्या यही सेम चीज घर में फॉलो होती है? नहीं। घर में हम सिलेक्टिव लोगों को ही एंटर करने देते हैं। अगर वो हमारे रिश्तेदार हो, अगर वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, अगर वो हमारे फ्रेंड्स हो, या ऐसा कोई जिसे हम जानते हो, राइट? तो यहाँ पर आ जाता है सिलेक्टिव। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरास फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है डैश। एवरीवन इन द चैट बॉक्स। यस, बताइए, बताइए, बताइए। लेट मी टेल यू, एक चीज बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ज्यादा क्लियर। मैं फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रही हूँ कि मुझे आपके कमेंट से या मुझे आपके स्पैमिंग से 1% भी अफेक्ट नहीं होने वाला है। तो जो भी बच्चा या जो भी स्पैमर ये चीज कर रहा है, आपको स्पैमिंग मुबारक। ठीक है, कि आप गलत पढ़ा रहे हो मैम, आपको ये नहीं आ रहा है मैम, आपको मैम, करते रहो, क्योंकि टाइम वेस्ट आपका हो रहा है, मेरा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम तो इतने साल से पढ़ा रहे बच्चों को उनके ड्रीम परसेंटेज और उनकी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मैंने नीट भी पढ़ाया हुआ है। तो मुझे आपका कोई भी कमेंट से या कोई भी चैट बॉक्स में ये स्पैमिंग से, ये सब जो ना किडिश बिहेवियर, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यॉल कैन कैरी ऑन, ठीक है। बट जिसको पढ़ाई करनी है ना, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे, ये मेरी फाइनल एंड लास्ट वार्निंग है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे बेटा, वेदांतु चैनल एक भी सेकंड नहीं छोड़ेगा, एक भी सेकंड नहीं सोचेगा कि आपको कब ब्लॉक किया जाए और आपको कब चैनल से पूरा ही एकदम ब्लॉक किया जाए। ठीक है, एकदम आपको ब्लॉक ही कर देंगे डायरेक्टली, निकाल तो देंगे ही पर ब्लॉक भी कर देंगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी आ ही ना सको। ठीक है, तो अगर आपको यही करते रहना है, अगर आपको यही करते रहना है, तो अभी के अभी आई कॉल, ठीक है, जिससे मैनेजर्स अभी के अभी आपको निकाल देंगे। ठीक है, बस मैंने मुझे यही बोलना था, फाइनल वार्निंग दे दी, अभी आपकी चॉइस, क्या करना है। ओके, चलो। नहीं, मैंने सबके स्क्रीनशॉट्स तैयार रखे हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोग ब्लॉक होने वाले हो, ये आप लोग लिख के ले लो। अगर और मुझे यही सेम चीज बार बार दिखेगी चैट बॉक्स में, सेम चीज, क्योंकि जो पढ़ने आए हैं ना, उनको डिस्टर्ब हो रहा है आपके कारण। आपको लाइफ में कुछ नहीं करना, पर उनको लाइफ में कुछ करना है। तो डोंट डिस्टर्ब अदर्स। आप डिस्टर्ब होना है, आपको करना है, आप करते रहो, बट दूसरे को डिस्टर्ब करोगे, वो मैं कतई नहीं करूंगी बर्दाश्त इन द सेशन। कि मुझे, मेरे सेशंस हमेशा पढ़ने वाले होते हैं, मुझे टाइम पास या ये सब नहीं चलेगा। दिस इज वेरी मच क्लियर। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल।
एक होता है सेल वॉल, दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन। आप दोनों नाम से बुला सकते हो। देखो बच्चों, जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल क्या होता है? इज इट फ्रीली परमिएबल कि सिलेक्टिवली परमिएबल? इट इज फ्रीली परमिएबल। इट इज व्हाट? इट इज फ्रीली परमिएबल। क्या कोई बता सकता है सेल वॉल कौन से सेल में प्रेजेंट होती है? इज इट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? इज इट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? इज इट प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम? सारे बच्चे बताएंगे इन द चैट बॉक्स। सेल वॉल जो होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज फ्रीली परमिएबल। ठीक है, फ्रीली का मतलब क्या है कि वो सारी चीजों को एंटर होने देगा सेल के अंदर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सारे बच्चे बताएंगे। एवरीवन, ये डैश सेल में प्रेजेंट होता है। वेरी गुड। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसकी, सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होता है बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर बाहर आने देगा। अगर सेल को कोई भी सब्सटेंस को अंदर आना है या बाहर जाना है, तो वो हमेशा ना रेगुलेट करने वाला ये रहेगा, ये मेम्ब्रेन रहेगी। अच्छा, यहां पर बताएंगे सारे बच्चे। वेरी गुड। इसका आंसर होगा प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, फंगस की, एल्गे की, तो यस, सेल वॉल इज प्रेजेंट। बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल्स के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए आई एम राइटिंग इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। वेरास ये फंगस, एल्गे सब में प्रेजेंट है। बैक्टीरिया, इनके पास भी होता है सेल वॉल, बट सेल वॉल इज नॉट द सेम इन दीज ऑर्गेनिजम्स। इनका काइटिन से बना होता है, इनका पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ठीक है, तो हर एक का कॉम्पोजिशन अलग है, बट यस इट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। इसमें कैसा है? सिलेक्टिव परमिएबल। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सभी के पास रहता है। तो एनिमल सेल के पास है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक तरीके का बाउंड्री क्रिएट कर रहा है फॉर द सेल। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल इंपॉर्टेंट क्यों है, आप लोग बताइए। आप लोग थोड़ा सोचिए कि सिलेक्टिव परमिएबल अगर नहीं होता, अगर ये भी ऐसा ही एक्ट करता, ये बोलता कि यार सेल वॉल तो वैसे भी फ्रीली परमिएबल है ना, तो मैं भी फ्रीली परमिएबल बन जाऊं, ऐसा नहीं चलेगा। तो सेल के अंदर बैक्टीरिया भी घुस जाएगा, वायरस भी घुस जाएगा, फंगस भी घुस जाएगा, सारी चीजें घुस जाएगी। तो हमारे बॉडी के अंदर इतने डिजीजेस आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देगा। ठीक है, वो एक पास मांगेगा, तेरे पास पास है क्या, तो ही मैं अंदर आने दूंगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो, तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है बेटा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज इट परमिट्स। परमिट्स का मतलब समझते हो? परमिट्स मतलब परमिशन लेना। वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को एंटर होने देता है, अलाउ करता है। परमिट्स मतलब अलाउ करना। द मूवमेंट ऑफ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू डिफ्यूज। सारी ही चीजें नहीं आ सकती है, सिलेक्टिव चीजें को ही एंटर होने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हमें बोलना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्या कोई बता सकता है? सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रोकैरियोटिक यानी क्या? आपको क्या समझता है ये वर्ड से प्रोकैरियोटिक? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड प्रोकैरियोटिक? और इससे क्या समझता है आपको यूकैरियोटिक?
यूकैरियोटिक है एक और दूसरा प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब वर्ड थोड़ा ब्रेक डाउन करो। प्रो प्रो मतलब समझता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव। कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। अब आ जाओ यूकैरियोटिक में। यू मतलब क्या? ट्रू। व्हाट डू यू मीन? यू मतलब ट्रू। कैरियन, फिर से कैरियोटिक मतलब क्या? कैरियन, राइट। कैरियन मतलब क्या? न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस होना। प्रोकैरियोटिक का कोई बेस्ट एग्जांपल बता सकता है? कोई भी बच्चा फटाफट से मुझे बताएगा प्रोकैरियोटिक का बेस्ट एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल का बेस्ट एग्जांपल जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। अब मैं बार बार बता रही हूँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव न्यूक्लियस? किस तरीके से दिखता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस? प्रिमिटिव न्यूक्लियस अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं, बेटा अगर ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल मैंने ले लिया यूकैरियोटिक का, तो दोनों में डीएनए तो रहेंगे ही, बट डीएनए रखने का तरीका अलग होगा। अब जैसे कि अगर ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है, ये डीएनए एवं पड़ा हुआ है इन द साइटोप्लाज्म, वेरएज यूकैरियोटिक का जो डीएनए है ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, ये एक न्यूक्लियर, और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बुला सकती हूँ? न्यूक्लियस। तो डीएनए जब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो और मुझे प्रॉपर न्यूक्लियस दिखे, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस दिखे, तो तब जाके मैं बुला सकती हूँ इट इज अ यूकैरियोटिक सेल। बट अगर मुझे डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ दिखे, यार उसके पास तो कोई ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है, अगर मैं उसको प्रॉपर देखूंगी ना तो मुझे ऐसा नहीं दिखेगा न्यूक्लियस, मुझे ऐसी फटी हुई मेम्ब्रेन में डीएनए दिखेगा। अब ये फटी हुई मेम्ब्रेन को मैं बुला सकती हूँ न्यूक्लियस? नहीं बुला सकती हूँ। मैं इसको एक अलग नाम दे दूंगी, दैट इज न्यूक्लियोइड। क्या दे दूंगी? न्यूक्लियोइड। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियस में एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, whereas न्यूक्लियोइड में एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। द डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी न्यूक्लियस को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, एंड इसलिए ये सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, राइट, पर इसके पास न्यूक्लियस है एंड इसलिए हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इज दिस अंडरस्टूड? इसका बेस्ट एग्जांपल, यस बच्चों ने बताया है, बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें आप भर भर के एग्जांपल लिख सकते हो, ह्यूमन का एग्जांपल लिख सकते हो, डॉग का एग्जांपल लिख सकते हो, अमीबा का एग्जांपल लिख सकते हो। ये तो हो गया पहला डिफरेंस कि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक एनक्लोज सिस्टम नहीं है। दूसरा डिफरेंस, अभी दूसरे डिफरेंस में ये लिखोगे आप बेटा कि इसके पास जो सेल ऑर्गेनल्स है, इसके पास जो सेल ऑर्गेनल्स है वो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं क्या इसके पास वैक्यूल है? नहीं, इसके पास वैक्यूल नहीं है। लाइसोसोम्स है? नहीं है। मतलब जो भी सेल ऑर्गेनल के पास एक खुद का मेम्ब्रेन हो, वो वाले सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। तो इसके पास ना राइबोसोम्स है, इसके पास क्या है? राइबोसोम्स है।
क्योंकि राइबोसोम्स का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इसके पास मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स है। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स है। सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स निकाल दिए भगवान जी ने, खाली मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स को रखा। ठीक है, तो वैसे वाले सेल ऑर्गेनल्स को रखा, जैसे कि इसके पास प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि इसके पास प्रेजेंट है राइबोसोम्स। तो ये आपको डिफरेंस में लिख के आना है कि इसके पास राइबोसोम्स सिर्फ प्रेजेंट रहता है, इसके पास बच्चों सारे ही प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि इसके पास सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। तो इस तरीके के ना डिफरेंसेस आप लिख सकते हो। क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो, इसमें जो डीएनए है, इसमें जो डीएनए है वही एक कंडेंस करके एक सिंगल क्रोमोसोम बनाएगा। वेरएज यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स बन सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस है, हर एक के पास न्यूक्लियस है, हर एक सेल के पास न्यूक्लियस है। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, इसके पास नहीं है, राइट। इसके पास सिर्फ एक ही सेल है और ऊपर से उसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो उसके पास एक ही सिंगल क्रोमोसोम रहेगा। और फिर लास्ट में आप एग्जाम्पल लिख दो, हो गया अपना डिफरेंशिएट। ओके, चलो, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ये पूरा चैप्टर पढ़ते हो, अगर आपने वन शॉट भी देखा है, तो उसमें मैंने आपको एक चीज नोट डाउन करवाई थी वन शॉट लेक्चर में, कि ये दो सेल ऑर्गेनल्स है जिसके पास खुद का सिस्टम है, खुद का मशीनरी है, खुद का डीएनए बना सकते हैं। ऐसे दो कौन से थे सेल ऑर्गेनल्स एवरीवन? यस, बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रियांशी, प्रियांशी ने सही आंसर दिया है। एक तो बेटा है प्लास्टिड्स, दूसरा है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो है अपना प्लास्टिड, दूसरा है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों होते हैं डबल मेम्ब्रेन। दोनों के पास होती है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन तो है, बट एक चीज बहुत ही नोट डाउन करने जैसी है, जो कि अनोखी है, जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के पास है ही नहीं, कि खुद का डीएनए होना। यार ये तो मतलब एकदम रॉकेट साइंस हो गया, क्योंकि सेल के पास डीएनए होना ये समझता है कि सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये एक बार हमें डाइजेस्ट हो जाएगा ये फैक्ट। पर अगर मैं बोलूं कि यार सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है, वो सेल ऑर्गेनल्स के पास खुद का डीएनए है, तो ऐसे दो है
दैट इज एक तो प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी क्या, क्लोरोप्लास्ट। अभी प्लास्टिड के तीन टाइप्स होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल बनता है, राइट। तो ये सारी चीजें प्लास्टिड में आ गई, जो कि सिर्फ प्लांट सेल के पास है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए है, खुद की मशीनरी है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। ओके, देखो यही दोनों चीजें लिखी है। द टू ऑर्गेनल, लिख दिया अपने नोटबुक में, लिखना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने कहा था आपको कि स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही सारी चीजें नोट डाउन करनी है, तो यही अभी नोट डाउन करना है फटाफट से। द टू ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। कोई भी बच्चा क्लोरोप्लास्ट नहीं लिख के आएगा। मैं यहाँ पे देख रही थी कि क्लोरोप्लास्ट कोई बच्चा लिख के आया था, क्लोरोप्लास्ट नहीं आएगा आंसर, इट विल बी प्लास्टिड, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिड का टाइप, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो हम डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट नहीं लिख सकते, हमें प्लास्टिड लिखना होगा। सिली मिस्टेक नहीं करनी हमें। ओके, चलिए। If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर सेल को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया कुछ भी कारणवश, अगर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या होगा बेटा? सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, व्हेन द रिवाइवल ऑफ द सेल इज नॉट पॉसिबल, तो क्या करेगा? लाइसोसोम करके एक सेल ऑर्गेनल होता है। Lysosomes are called as dash bags, everyone in the chat box। देखो ये तो मैंने बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछा आप लोग को, पर मैं चाहती हूँ सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। अगर ये आंसर नहीं आता ना, तो मतलब आपको चुल्लू भर के पानी में डूब जाना चाहिए, राइट। क्योंकि lysosomes are called as dash, everyone, lysosomes are called as, बताइए बताइए, lysosomes are called as dash। Very good. It is called as suicidal bag। सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहती है, खतरनाक खतरनाक एंजाइम्स, जो कि फट जाने पर इतनी तेज एंजाइम्स, इतनी एसिडिक एंजाइम्स उसको सारी चीजों को किल कर देगी। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना दो सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। एक सेल है, ठीक है, एकदम एकदम हेल्दी सेल है, वो हेल्दी सेल में कभी बैक्टीरिया अंदर घुस गया, तो वो बैक्टीरिया घुस गया, अभी क्या होगा? ये पूरे सेल को गंदा कर देगा। अब ये सेल के अंदर जो बैक्टीरिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाला जो सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया है, ये दूसरे हेल्दी सेल्स को भी बैक्टीरिया वाला बना दे, राइट। इसके अंदर बैक्टीरिया या इसके अंदर बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको डिजीज हो जाएगी। तो इसके अंदर जो लाइसोसोम बैठा है, ये सेल के अंदर जिसके अंदर बैक्टीरिया घुसा है, ये अंदर जो लाइसोसोम बैठा है, ये क्या करेगा? इसके अंदर की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को फैला देगा। ये खुद को बर्स्ट करके सारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकाल देगा, जिससे ये पूरा ही सेल मर जाएगा, रेस्ट इन पीस हो जाएगा, ये पूरा सेल रेस्ट इन पीस हो जाएगा, जिससे ये वाला सेल या ये वाला सेल या आजू बाजू के सेल्स सरवाइव हो जाएंगे। अगर बेटा ये लाइसोसोम ने डिसीजन नहीं लिया होता, ये सोचता, ये थोड़ा खुदगर्ज बन जाता, स्वार्थी बन जाता कि नहीं नहीं, मैं नहीं मरने वाला यार, मैं क्यों खुदकुशी करूं, मैं क्यों खुद का सुसाइड करूं, मैं क्यों मेरे ही सेल को मार दूं। अगर इसने ये सोचा होता, तो मुझे एक बात बताओ, ये भी मर जाता, ये भी मर जाता और पूरा सिस्टम मर जाता। पर इसने ऐसा नहीं किया, उसने थोड़ा ब्रेन पावर यूज किया।
कि मैं मर जाऊं ये चलेगा, पर मेरे भाइयों और बहनों नहीं मरने चाहिए, राइट? दैट इज वाइट इज कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा ऐसा सिनेरियो होता है कि कभी कभी ना सैली एकदम बूढ़ा हो जाता है। जब भी यंग था तो बहुत काम करता था, पर अभी ना ये धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं घुसा है, पर एक खुद ही में बूढ़ा हो गया, ये काम नहीं कर पा रहा है। गोल्गी काम नहीं कर पा रहा, वैक्यूअल काम नहीं कर पा रहा, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर पा रहा। अब ऐसे सेल को रख के कुछ मतलब है नहीं है, राइट? क्योंकि ये काम ही नहीं कर पा रहा, खाली स्पेस ले रहा है। तो तभी भी लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है कि तुझे काम नहीं करना ना, बस अभी अभी रिटायर हो जाओ। रिटायर कैसे करेगा? ये इसको बस्ट कर देगा, लाइसोसोम को बस्ट कर देगा, और फिर से ये पूरा सेल मर जाएगा। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, और दोनों सिनेरियोज में लाइसोसोम का बहुत ही बड़ा रोल है। देखो यही चीज लिखी है, is not possible, lysosomes burst and enzymes digest such as cells. This is why lysosomes are often called as suicide bags. Understood है? चलिए, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग, सेम क्वेश्चन है, खाली उसको रिफ्रेम करके बोला है। तो आंसर विल रिमेन द सेम कि लाइसोसोम इसलिए करते हैं सुसाइड बैग्स, इसलिए बनते हैं सुसाइड बैग्स, क्योंकि उसके दो सिनेरियोज है। मैंने जो आपको दो सिनेरियोज बताए, या तो हेल्दी सेल है और उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुस गया जिससे पूरे सेल का वातावरण गंदा कर दिया, एंड ये नहीं चाहता कि उसके आजू बाजू के सेल्स के अंदर भी बैक्टीरिया घुस जाए, इसलिए वो क्या करता है, ये खुद ही को बर्स्ट करके मार देता है। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो कि या तो वो सेल ही बूढ़ा हो गया, वोन आउट हो गया, कि अभी वो काम नहीं कर पा रहा है, तो तभी भी लाइसोसोम खुद को बर्स्ट कर देंगे और वो सेल को मार देंगे, जिससे नए सेल्स जो काम कर पाते हैं वो उसकी जगह ले पाए। तो यहाँ पे यही आंसर होगा बेटा। Lysosomes are cell organelles filled with hydrolytic enzymes or digestive enzymes. When a cell is damaged, its lysosomes may be burst out and its enzyme digest up its own cell. Due to this, we can say कि lysosome को हम suicide bags कहते हैं। ये तो इजी इजी था, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, बहुत इजी था, राइट? स्किप तो किया नहीं, खैर हमने पूरा क्वेश्चन का आंसर पढ़ लिया। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, इसका तो आंसर मैं देने ही नहीं वाली, आप लोग ही दोगे, क्योंकि ये कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, अगर आपको याद है। मैंने एक सीरीज शुरू की है, लेट मी अनाउंस दिस, इट्स अ गुड टाइम टू अनाउंस। एक सीरीज मैंने शुरू की है शॉर्ट्स सेक्शन में। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल चीज करनी है। मैं जब भी शॉर्ट्स में आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस, जिससे मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आप वैसे भी रील्स और शॉर्ट्स तो स्क्रॉल करते ही रहते हो, तो बस आपको आंसर दे देना है कमेंट सेक्शन में, जिससे आपका वो चैप्टर रिवाइज होता जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने फटाफट सीरीज, उसका नाम है फटाफट। फटाफट मतलब क्या, मैं जल्दी जल्दी आपका एमसीक्यूज करवाते जाऊंगी। तो फटाफट सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन को पूछा था। यस, तो बताइए इसका आंसर। व्हाट आर द प्रोटीन सिंथेसिस वाली फैक्ट्री, उसका नाम बताएंगे सारे बच्चे। बताइए फटाफट। राइबोसोम्स, बहुत ही बढ़िया। राइबोसोम्स इसका करेक्ट आंसर है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बेटा। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और ये ईआर के ऊपर भी प्रेजेंट है। आप सभी को पता है ना, ईआर मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन से टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं? इज इट आरईआर के एसईआर? सारे बच्चे बताएंगे। यस एवरीवन, एसईआर के आरईआर? कौन से ईआर में राइबोसोम्स आर प्रेजेंट? एसईआर के आरईआर, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट वेयर?
बहुत ही बढ़िया, इट इज RER। नाम से ही समझिए, इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो उसके सरफेस के ऊपर बेटा क्या है, इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स है, जिससे उसका सरफेस क्या बन जाता है, रफ बन जाता है। एंड इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, जिससे इसका सरफेस हो जाता है रफ। वेराज SCR के सरफेस में, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम से ही समझिए कि इसका सरफेस है एकदम स्मूथ, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, राइट। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दिस अंडरस्टूड? ओके, सो यहाँ पर हमारे सारे ही इंटेक्स क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। देखो, मैं ये सेशन को खाली इंडेक्स क्वेश्चन नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमने खाली इंडेक्स क्वेश्चन नहीं करे, हमने ओवरऑल पूरा चैप्टर कर लिया है। एंड मैं आप लोग के लिए बहुत सारे ऐसे सेशंस लेके आने वाली हूँ, ठीक है। कृषि मैम आप लोग के लिए बहुत सारे ऐसे सेशंस लेके आने वाले हैं। बट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपकी डिमांड मुझे बतानी है कि मैम इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, क्या आप इसके ऊपर सेशन कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट लाइव में उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। तो जो भी आपको नीड है, आपको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं चेक करती हूँ कमेंट सेक्शन, आपके कॉम्प्लीमेंट्स, आपके रिक्वेस्ट, सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो आपको इस सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है, अपने जो भी रिक्वेस्ट हो या कॉम्प्लीमेंट्स हो, जो भी चीजें हो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लेना है बेल नोटिफिकेशंस ऑन करके, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं आप लोग के लिए। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। अब मुझे जाना है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाने के लिए। सो ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, 7:15 की क्लास थी, बट आप लोग की क्लास थोड़ी सी आगे चली गई। नो वरीज, आप लोग को मैं पढ़ाने में बहुत ही वो हो गई थी, और आप लोग एक्टिव भी बहुत थे, तो दैट वाज अ गुड थिंग इन द चैट बॉक्स। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।